अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पंजाब में इलेक्शंस कराना जुए शीर लाने के मुतरातिफ हो चुका है। ये इलेक्शंस होंगे या नहीं, अब तक बरकरार है। दो सूबों में पहले और बाकी मुल्क में अक्टूबर में इलेक्शंस के हवाले से अवाम के साथ मुल्की इदारे भी कशमकश का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स और सिक्योरिटी से मुतालिक जरूरियात पूरे करने का कह रखा था। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक सफाती रिपोर्ट पर मौजूदा पेशरफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया और बताया कि उन्हें ना तो फंड्स मुहैया किए गए हैं और ना ही सिक्योरिटी एहलकार पूरी तादाद में दिए जा रहे हैं। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 14 अप्रैल को सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत मुतल्लिका हुक्काम को अपने चैम्बर में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म-अदूली है। अदालती हुक्म-अदूली के नताइज कानून में वाजे और सबके इल्म में है। तमाम अफसरान 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश हो। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म देते हुए कहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक और सीनियर तरीन अफसर हुकूमत के पास मौजूद रकम की तफसीलात हमरा लाएं, जबकि सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। और इस नई सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना नाअहल होगी। सुप्रीम पर अमल ना करा सकी तो बतौर इदारा उसका वजूद खत्म हो जाएगा। या तो इलेक्शन होंगे या वजीर आजम और काबीना घर जाएगी, और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा खत्म हो जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल ना हुआ तो इसका मतलब यह है कि जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन विल सीज टू एग्जिस्ट। और उसके बाद तो वाहिद तरीका यह है कि लोग सड़कों पर निकलेंगे और अपने राइट्स रिक्लेम करें, क्योंकि उसके बाद तो वरना तो आइन तो खत्म हो गया। हुकूमत इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के दरमियान पिसी हुई महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ रोज कबल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुश्तरका तौर पर यह फैसला हुआ कि बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नजर मुल्क भर में शरपसंद अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और हुकूमती रेट बहाल की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसले से एक बात तो वाज़ेह है कि मुसल्लह अफवाज मुल्क भर में दहशतगर्दों से निपटने और इस नए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ है, जिसके बायस वो शायद इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत से कासिर होंगी। बात की जाए पुलिस की तो जनूबी पंजाब के जिला रहीम यार खान और सिंध में सक्खर और फिर कश्मीर से मुल्हिका कच्चे इलाके में पक्के डाकू यानी जिन्होंने शहरियों की जिंदगी जीरन बना रखी है, उनके खिलाफ बरसरे पैकार है। हर दूसरे रोज किसी न किसी शहरी को अगवा किया जाता है, भारी तावान का मुतालबा करता है, जिससे जनूबी पंजाब और सिंध के वो शहरी जो कच्चे के इलाके से मुत्तसिल इलाकों में रिहाइश पजीर है, खौफ का शिकार है। इस सूरत हाल में सिंध और पंजाब पुलिस अब मुनज़्ज़म तरीके से इन डाकुओं से निपटने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सिंध में इस ऑपरेशन को IG सिंध गुलाम नबी मेमन और पंजाब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खुद लीड कर रहा है। इस तरह दोनों सूबों की बेशतर नफरी कच्चे के डाकुओं से निपटने में मसरूफ अमल है। यह ऑपरेशन इसलिए भी इंतहाई मुश्किल है क्योंकि कच्चे के इलाके सिंध से पंजाब के सरहदी इलाकों तक ये फैले हुए हैं। दरियाए सिंध जैसे जैसे जुनूब की जानिब बढ़ता है, इसकी मौजों की रवानी सुस्त और इसकी वसत में इजाफा होता जाता है। जनूबी पंजाब के करीब इसकी वसत से एक बड़े दरिया से कई नदी नालों में तब्दील कर दिया जाता है, जिनके दरमियान कई छोटे छोटे जजीरे नमूदार होते हैं, जिन तक रसाई रेतली जमीन और सड़कों की अदम मौजूदगी में मुश्किल होती है। इसी मुश्किल को डाकू अपनी आसानी में बदलकर यहां पनागाहें बनाकर आसपास के इलाकों में दहशत फैलाते हैं और पुलिस की दस्तरस से दूर यहां पनाह भी ले लेते हैं और वक्त पड़ने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुकाबला भी करते हैं। वसाइली पट्टी जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के ज़ेरे इंतजाम कबायली इलाकों के संगम पर वाक़ है और नौ आबादियाती दौर से डाकुओं और आज़ादी के लिए लड़ने वाले जंगजुओं के लिए छुपने का आसान ठिकाना है। ये इलाका मुख्तलिफ अमलदारियों के दरमियान वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ तक कानून की रसाई मुश्किल हो जाती है। यहाँ डाकुओं के बहुत से गिरोह मौजूद हैं जो जदीद असलहे से लैस हैं, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जदीद मशीनरी, ड्रोन, नाइट विजन कैमरों से लैस है, जबकि मकामी पुलिस के पास सिर्फ रिवायती हथियार मौजूद होते हैं, जिसके बायस ये उन पर सबकत लिए हुए हैं। इस हवाले से जो कच्चे के डाकू हैं वो वक्तन फवक्तन वीडियो पैगामात और फुटेजेस भी शेयर करते रहते हैं। इस वक्त उनकी कैपेसिटी क्या है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अब पुलिस ऑपरेशन के चंद मनाजिर आपने देखे। अब कच्चे के इलाकों में जो डाकुओं का मसला है ये कुछ नया नहीं है, ये 80 की दहाई से चला आ रहा है। उनके खिलाफ कई छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए गए। वक्ती तौर पर तो ये पसपा होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये फिर मुनज़्ज़म हो जाते हैं। या सवाल ये है कि अब की बार जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो बाकी जो माजी में ऑपरेशंस किए हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है और कितना पायदार है? क्या इस ऑपरेशन के बाद इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि डाकू दोबारा मुनज़्ज़म ना हो, और क्या यही वजूहात है जिसकी वजह से फिल वक्त
पुलिस की नफरी इलेक्शंस के लिए दस्तयाब नहीं होगी। बात करेंगे सबसे पहले आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद है, और उसके बाद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले उस्मान अनवर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इस वक्त पंजाब के अंदर सेंसस का मामला भी है, आटे की फराहमी के लिए भी कतारें लगी हुई हैं, माह रमज़ान है, और फिर ऐसे में पंजाब पुलिस ने अपनी 11,000 एहलकारों की नफरी कच्चे के इलाकों में, यानी कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं से निपटने के लिए तैनात कर दी है। वक्त बड़ा क्रूशल है, इस वक्त ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया है सर? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, ये डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन नहीं, मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन है, उन सेपरेटिस्ट एलिमेंट के खिलाफ ऑपरेशन है जो इस मुल्क के आइन को रिफ्यूज़ करते हैं और अलहदगी चाहते हैं, उन दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है जो वहाँ पनाह ले रहे हैं, उस असले की सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए ऑपरेशन है जिसके ज़रिए पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जाना मकसूद है, और उन फॉरेन पावर्स के खिलाफ की ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। इनके खिलाफ ये ऑपरेशन है, और इसके लिए हमने जगह और वक्त का इंतखाब क्यों किया है? जगह का इंतखाब इस वजह से किया है कि इधर वो आके छुपे हुए हैं, बहुत अरसे से डाकू छुपे हुए थे, और कुछ इलाके में ऐसे थे जिनमें हमने चौकियां को फोरगो कर दिया था, पिछले 3-4 सालों में ख़त्म कर दी थी, छोड़ दी थी। और वक्त ये क्यों इस्तेमाल किया गया, जो आपके वक्त पर आता हूँ कि जो बाकी अपने पर्पज़ हमारे बताए, इस वजह से कि जहाँ सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो दुश्मन मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्दी नहीं, टेरेन है। बारिश का पानी आने के बाद ये 16-16, 17-17 फुट यहाँ पर पानी आ जाता है, ये आइलैंड्स बन जाते हैं। ये 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो नो गो एरिया इस वजह से बन जाता है कि वहाँ पर पानी ही पानी होता है हर तरफ। इस वजह से ये वो मौसम है जिसके अंदर दिन लंबे हैं, नफरी अवेलेबल है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे हमें बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फुटप्रिंट ही नहीं मिल रहे, बल्कि हमने AIES सिस्टम के ऊपर जो तमाम पाकिस्तान का बना हुआ सिस्टम है जब पता किया, तो हीट मैप के अंदर जो मैप हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, पता चलता है कि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और तमाम मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ की ओरिजिनेट वो यहाँ से कर रही हैं, और वो पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। इससे पता चलता है वो यहाँ मौजूद हैं। वहाँ रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मेरे ख्याल एक मिनट बात सुन लीजिएगा, वहाँ रॉकेट लॉन्चर्स हैं, बड़ा हैवी असला है। आटे की जो हमारी थी वो तकरीबन माशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है, अपनी पीक पे जाके वो बहुत नीचे आ चुका है। हमने 54 लाख बैग भी एक दिन में बांटे हैं, और अब हम 4 लाख बैग पे आ चुके हैं। सेंसस अल्हम्दुलिल्लाह मेजर डिस्ट्रिक्ट में ख़त्म हो चुका है। जो नफरी का ताल्लुक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक हमने रिपोर्ट जो है बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 10 तारीख को, और हमने बताया है ये बड़ा लॉन्ग ड्यू इशू है, कच्चे के इलाके का ये बड़ा लॉन्ग ड्यू इशू है। इफ आई गो बैक इनटू द हिस्ट्री, तो 1984 के अंदर ये मामला ट्रिगर हुआ था, कबाइलियों का इशू है, इसके लिए पॉलिटिकल विल भी दरकार होती है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इस ऑपरेशन को लॉन्च करना, क्या ये आपका इनिशिएटिव है? किस तरफ से इनिशिएटिव आया और समझा गया कि अब हम इतने केपेबल या पोटेंशियल है हमें कि हम इन डाकुओं का कला कमा कर सकते हैं, दहशतगर्द अनासर का, इंसर्जेंट्स का कला कमा कर सकता है? जी, मैं आपको पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल आके, उन्होंने यहाँ पे जब गवर्नमेंट यहाँ पे एक ही थी, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने इसका ऑर्डर किया, इसकी इक्विपमेंट का ऑर्डर किया, इसके लिए चेंज APCs का बंदोबस्त करने का कहा, फोर्स की ट्रेनिंग और नफरी का कहा। उस वक्त कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी नजरों में नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस बात का और इंटीरियर मिनिस्टर को मुकम्मल अंदाजा है, क्योंकि उनके दौर में यहाँ पे ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से किए गए। अब मैं आता हूं कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि फैसला किस लेवल पे हुआ, ये तमाम लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त करना, इस 11,000 नफरी को कराना, इसको मोटिवेट करके वहां पहुंचाना और लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड करना कई महीनों का प्रोसेस था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में पूरे मुल्क से फसाद खत्म करने का फैसला किया गया है। यह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अस्करी और पॉलिटिकल क़यादत का मुश्तरका फैसला है। यह वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है, यह मुल्क को बचाने के लिए हो रहा है, और खुदारा वहां पुलिस वाले अपनी जानें देने के लिए आज रॉकेट लॉन्चर चला है सुबह आपके पास, आपके चैनल ने दिखाया लाइव, उसको हमारे ऊपर फायरिंग हुई है हर जगह पे, और हम इसको इंशाअल्लाह ताला क्लियर कर रहे हैं। इसको खुदारा अपने मुल्क के लिए ये समझते हुए करें कि दहशतगर्दों की पनाहगाह को खत्म करने का ऑपरेशन हो रहा है, इसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मैंडेटरी ऑपरेशन है, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 11,000 पुलिस एहलकारों की नफरी के साथ ये ऑपरेशन हो रहा है। आप इसको आईजी पंजाब फ्रंट से लीड कर रहे हैं, आईजी सिंध भी इस मामले को अपने तौर पर सक्कर और शिकारपुर का मामला देख रहे हैं। मुझे से बताइएगा कि इस ऑपरेशन की लेंथ क्या होगी, क्योंकि 11,000 एहलकार अगर यहां एंगेज होंगे, देन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द प्रोविंस? देन जो बड़ा सवाल पूछा है उसमें जो इंपॉर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि उन्होंने 540 चौकियां वहां पे बना रहे हैं, हमने भी सारी चौकियां ले ली हैं, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद अपनी चेन APCs पुलिस को ऑफर की हैं।
जो हनी ट्रैप के जरिए बंदे उठाए जाते हैं, आपके मीडिया पे चलते हैं। आईजी सिंध और उनकी टीम को मेरा सलाम है पंजाब पुलिस की तरफ से, उन्होंने बढ़ के हमेशा इसमें साथ दिया और लोगों को रिकवर कराया। पिछले दिनों भी लोगों को रिकवर कराया। लिमिटेड लॉजिस्टिक्स के बावजूद उन्होंने अपनी हर ऑफर हमें की है। और इसी तरह आईजी बलूचिस्तान, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है, इसकी लेंथ तब तक होनी है जब तक इनको हमने कला कमा नहीं करना। लेकिन जब पानी आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी लॉजिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी। हम इन चौकियों को कायम करेंगे और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चीफ मिनिस्टर के हुक्म के ऊपर यह फैसला किया कि वहां डेवलपमेंट का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। 35 किलोमीटर की इकट्ठी सड़कें जो ब्रिजेस बने पड़े हैं, नहीं हो रहे, उनको किया जा रहा है। वहां पे स्कूल्स का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन हमारा जो लाइव ऑपरेशन जिसमें हमारे पे फायरिंग है, उनको कला कमा करना है, वो इंशाल्लाह ताला हम कुछ महीनों में कंप्लीट कर लेंगे। डॉक्टर साहब, टॉप प्रायोरिटी तो इस वक्त ये ऑपरेशन है। इलेक्शंस के लिए तो पुलिस की नफरी फिर मौजूद नहीं होगी, ना सिर्फ ये कि 14 मई को बल्कि उसके बाद भी ये ऑपरेशन देखने के बाद बताया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन की एक रिक्वायरमेंट है, चार्ज एटमॉस्फेयर है। इसके अंदर अगले नेशनल असेंबली के इलेक्शन इसके बाद होने प्लान है। इस इलेक्शन के फेयर होना भी जरूरी है। सिर्फ इलेक्शन कराना जरूरी नहीं, इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें प्रोटोकॉल्स दिए कि इतने बंदे, इतनी गार्ड हर जगह मौजूद होगी। चूंकि इलेक्शन बहुत ज्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर में होना है, हमने मैक्सिमम नफरी का इसके लिए बंदोबस्त किया है। इस 11,000 के अलावा पंजाब पुलिस 2 लाख के करीब है। इसमें से आप समझ लीजिए कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट के अलावा हम जो इलेक्शन के ऊपर नफरी मंगवा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल और इलेक्शन कमीशन प्रोटोकॉल्स। लिहाजा ये ना समझा जाए कि 11,000 नफरी इसमें से भेजी जा रही है क्योंकि इलेक्शन को हम सबोटाज करना चाह रहे हैं। वो हमारे लिए जरूरी है। क्या आपका मतलब है कि मैं 6,000 के 7,000 बंदा जो काउंटर टेररिज्म में लगा हुआ है उसको खत्म कर दूं और दहशतगर्दी होने दूं? नहीं। क्या मैं इसका मतलब है कि जो हमारे वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट में 31,000 बंदा लगा हुआ है, जिसमें हमारे चश्मा बराज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और बाकी उनको खत्म कर दिया जाएगा? नहीं। अरे भाई, हमने ये बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम नफरी के लिए स्पेयर कर रहे हैं और जो हमें इजाफी नफरी मौजूद चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी नीड्स, अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल इंटेलिजेंस ब्रांच, हमने वो बता दी है, दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को हुक्म जमा करा दी है, ईमेल भेज दी है। नफरी जो आपने डिटेल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, गालिबन 3 लाख की नफरी आपको दरकार है, और आप ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस इस वक्त 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। 3 लाख की नफरी आपको दरकार होगी इसके लिए, जो इस वक्त सिचुएशन करेक्ट करूं? जी बिल्कुल ऐसा है। हमारी 2 लाख नफरी है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, उसमें क्लरिकल स्टाफ होता है, उसमें दर्जा चारम के मुलाजिम होते हैं, उसमें 31,000 बंदा वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट में एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं निकाला जा सकता। चाइनीज सिक्योरिटी सीपैक प्रोजेक्ट इसके अलावा है। आपकी जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट है वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी ना करते हैं ना वो करेंगे। हमने एलीट को और हर चीज को निकाला है। उसके अलावा जो नफरी हमें चाहिए, जो कि प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी, इलेक्शन कमीशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज और उन तमाम के साथ हमें मालूम हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह ताला मांग रहे हैं और हमें चाहिए होगी और इंशाल्लाह ताला हमें मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी अगर इलेक्शन को आपने कराना है और फ्री एंड फेयर कराना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है 14 मई को इलेक्शन कराने वाला, उसमें ये लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको चाहिए होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि उसमें जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पॉसिबल हो सके और मैंने आपको रियलिटी बताया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म सर आंखों पे, इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म की तामील करनी है, चाहे वो एक कांस्टेबल के बारे में आता है, चाहे वो केस के बारे में आता है, चाहे वो इलेक्शन के बारे में आता है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्शन कमीशन ने हमें हुक्म दिया है, उनके मर्जी के बगैर हम एक सिपाही तबादला नहीं करते। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साथ हम मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में हैं और हमने उनको अपनी डिमांड भिजवा दी है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। क्या इलेक्शन कराना जरूरी है या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जरूरी है? क्या इस इलेक्शन का प्रोविंशियल असेंबली के बाद नेशनल असेंबली के ऊपर असर नहीं आएगा? ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, विदाउट गोइंग टू द पॉलिटिकल डिटेल्स ऑफ दैट इज नॉट आवर जॉब। हमारी जॉब वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, एक ऐसी एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है जहां पे इलेक्शन बेहतरीन अंदाज से कराया जा सके, जहां पे लोग अपने हक के रायदही को प्रॉपर तरीके से अंदाज से करें और हम सिर्फ डब्बों को वहां तक ला सके, उनके अंदर सही इलेक्शन करवा सके, बल्कि पहुंचा के रिजल्ट कंपाइल कर सके और सही रिजल्ट कंपाइल कर सके। लड़ाई झगड़ा ना हो, कत्लो गारत ना हो। हमारे नाका जात, हमारी पेट्रोलिंग और हमारी एफिशिएंट फ्लैग मार्चेस की वजह से लोग बेहतर फील कर सकें, महफूज फील कर सकें। उसके लिए जो नफरी की रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो हमने पेश कर दी है। और डॉक्टर साहब, ये नफरी की रिक्वायरमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट कब तक पूरी हो सकती है आपके नजदीक? टाइमलाइन क्या देता है? मैं तो कोई टाइमलाइन नहीं दे रहा। मैंने तो अपने तमाम के तमाम जो नफरी अवेलेबल हो सकती है, एक एक सिपाही निकाल दिया, घरों की गारदात उठा दी, थानों से बंदे निकाल दिए, तमाम एलीट निकाल दी।
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे मिनिमम के अलावा हमने बंदे हटा लिए, हमने तो अपना सब कुछ अपने पेश कर दिया है ना। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने आपको बार बार किया, इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के मुताबिक जो डेथ थ्रेट्स हैं, जो टेररिज्म के थ्रेट्स हैं, जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, और वो जो तमाम मसाइल हैं जिनके बाद हमें ये इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराना है, वो हमने अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल एंड प्रोटोकॉल्स जमा करवा दिया है, वो हमें दिया जाना है। इसके अलावा जो फंडिंग चाहिए वो भी हमने बता दिया है कि हमें ये फंडिंग चाहिए। आफ्टर ऑल हमने तमाम नफरी को, और ये याद रखें इलेक्शन एक दिन का नहीं होता, इलेक्शन 2 दिन का 3 दिन का वोट इकट्ठा करना, रिजल्ट इकट्ठा करना नहीं होता। हमारे लिए वो रैलीज हैं जिनके धमाके रोकने हैं, हमारे पे वो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, हमारे पर वो बड़े जलसे हैं, हमारे पास इन तमाम लीडरशिप पे स्पेसिफिक थ्रेट न सिर्फ काउंटर इंटेलिजेंस वालों के, काउंटर टेररिज्म वालों के, बल्कि उन प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बंदों के लिए स्पेसिफिक दिए, उनको महफूज बनाना है। इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर कराना, सेफ कराना हमारा मकसद है, जिसके लिए हमने वो नफरी मांगी है। नाउ आइसा पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस कच्चे का ऑपरेशन, इसके अंदर जो आपका मुकाबला है वो ऐसे लोगों के साथ है जो बख्तरबंद गाड़ियां तक चीर देते हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो बड़े मजबूत हैं, ये पक्के डाकू हैं। क्या इस वक्त आपका पोटेंशियल या कैपेसिटी है कि इनका मुकाबला कर सके, पर्टिकुलरली जिस तरह की इन्वायरमेंट है इसको बेहतर तरीके से वो लोग समझते हैं? ये पक्के डाकू नहीं, पक्के दहशतगर्द हैं, ये पक्के मुल्क दुश्मन हैं, ये पक्के सेपरेटिस्ट हैं, ये पनाहगाह हैं उन लोगों की, और उनके फैसिलिटेटर्स इस मुल्क के दुश्मन हैं। पहली बात तो ये सिर्फ डाकू नहीं है। और वहां पे आज सुबह भी हमारे पे गोली चली है, रॉकेट लॉन्चर चला है, हम बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जैसे मैंने पहले हाजी सिंध का शुक्रिया अदा किया, अपनी फेडरल गवर्नमेंट का जो उन्होंने इसको ऑपरेशन को ओन किया, अपने चीफ मिनिस्टर का जब वो सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने फंडिंग के लिए उन्होंने कहा जो करना है इस इलाके को क्लियर करके दीजिए, और पूरे इलाके को क्लियर करके दीजिए। अब आइए इस बात के ऊपर कि हमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने हर वो लॉजिस्टिक और हर वो ट्रेनिंग देने का फैसला किया है, और दी है, और आगे बढ़ के दी है जो हमें चाहिए। रेंजर्स हमारे पास बैकअप के लिए अगर जरूरत पड़ेगी वो भी वहां पे तशरीफ लाते हैं, वो भी अवेलेबल है। ये मुल्क का एक कॉज है, खुदारा समझिए, ये मुल्क का एक कॉज है। पुलिस इसमें जा रही है, बिल्कुल तैयार है, और इंशाल्लाह बढ़ के इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे। हाँ, इसको कट एंड पेस्ट ना कीजिएगा मेरी बात को, अगर वहां से रॉकेट लॉन्चर और गोलियां आएंगी तो यहां से भी सिर्फ फूल पेश करने नहीं जा रहे, इंशाल्लाह ताला इलाके को साफ कराने गए हैं और साफ करा के आएंगे। आईजी साहब, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल विल, मुझे याद है मैं आईजी सिंध से ये सवाल जरूर रखूंगा कि उस वक्त एसएसपी रिजवान की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और बाकायदा सक्कर और शिकारपुर के मामले की डायनामिक्स बताई गई थी, लेकिन फिर पॉलिटिकल विल आड़े आ गई और फिर उस रिपोर्ट को टेकअप नहीं किया गया, बल्कि मोहम्मद रिजवान साहब को ही ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। तो पॉलिटिकल विल जहां तक है मकामी लोगों की, क्या आपको मयसर है? 150% नहीं, 1500% मुयसर है। प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ये चीज उनको तो जिस लाइक उनको अपने जिस तरह अपनी हाथों की लकीरों का पता है ना, इस तरह हमारे दरियाओं की डायरेक्शन का पता है। कभी इंटीरियर मिनिस्टर साहब से बात करके देखिए, कभी उनसे बात कीजिए तो पुलिस वालों से बढ़ के उसको इंफॉर्मेशन होती है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को देख लीजिए, वो इसके ऊपर वो तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कराने में मदद कर रही हैं, और इस मुल्क की अस्करी क़यादत जो अपनी हर चीज़ पेश कर रही है इस मुल्क के लिए, जो बॉर्डर पे जानों का नजराना पेश कर रहे हैं सिपाही सारे के सारे, वो सब अवेलेबल किए जाने के लिए तैयार हैं, मुल्क के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। तो पॉलिटिकल विल तो यहाँ पे पंजाब में हमारी 100% है। मैंने आपको अर्ज किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा मैंने अगले डेवलपमेंट बजट में नहीं डालना, एनुअल डेवलपमेंट बजट में मुझे अभी जौन सी मर्जी क्लॉजेज करें। यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया पंजाब के, वहां इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो चौकियां हैं जो बड़ी हाई लेवल पे बनी हुई हैं, वो इंशाल्लाह उन्होंने कहा पुलिस वाले जितने अरसे के लिए उसको मैन करना चाहे मैन करें। पहले वहां पे जो पिछले 4 सालों में चौकियां गिव अप की गई, खत्म की गई, वो हम रिस्टैब्लिश कर चुके हैं पिछले 4 महीने में, बिफोर दिस इलेक्शन थिंग स्टार्टेड। और हमने यहां तक इंश्योर करना है इंशाल्लाह ताला कि वहां जाएंगे भी, क्लियर भी कराएंगे और रह के भी दिखाएंगे वहां पे इंशाल्लाह ताला। और एट द सेम टाइम चीफ मिनिस्टर ने जो प्लान दिया है उसके जरिए डेवलपमेंट करेंगे। जी आई साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, यहाँ के लोग इससे पहले भी जो ऑपरेशंस हुए हैं वो एक जगह से निकलते हैं, रिहायशी आबादियों के अंदर आके छुप जाते हैं, क्योंकि इलाके की, जैसे मैंने कहा कि डायनामिक्स को वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, और फिर कहीं दरिया है, कहीं पर ऊंचे टीले हैं। तो कोई इस हवाले से जो इंटेलिजेंस बेस्ड आपके पास इतलात हैं या मौके पर मौजूद जो रिहायशी इलाके हैं उनके साथ एंगेजमेंट्स या मुज़ाकरात पैरेलल, वो स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करेंगे आप? देखिए, लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप इसके लिए तैयार है। नेशनल और प्रोविंशियल तो 100% मैं कह रहा हूँ 1500% है ना। लोकल लीडरशिप भी जान छुड़ाना चाहती है, जिससे बात होती है वो कहता है। मैं जब वहाँ रास्ते में जा रहा था, वहाँ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता इसको कामयाब करा के आइएगा। तो लोगों की बिल वहाँ मौजूद है, इंटेलिजेंस नेटवर्क मौजूद है, स्पेशल ब्रांच, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, IB, और IB का किरदार तो इंतहाई काबिल सताइश है इसके अंदर, क्योंकि उनके पास जो जो डिवाइसेज और जो जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, दे मेड इट अवेलेबल फॉर अस। तो आई एम रियली होपफुल कि इंशाल्लाह ताला इसको पूरी कौम को साथ मिलकर चलना है, इसको समझना है कि ये आपका
आपका मामला है, आपकी आने वाली नस्लों का मामला है। आप लोग इसको काइंडली समझिए और लोगों को समझना चाहिए कि ये हनी ट्रैप के जो कॉल्स आती है उसके अंदर ना आए। इट्स गोइंग टू बी अ टीम एफर्ट जो कि इस कौम की खिदमत के लिए है और इंशाल्लाह करके दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजी पंजाब, हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आई साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वो कहते हैं कि पंजाब पुलिस के 11,000 एहलकार हमने कच्चे के ऑपरेशन में डाले हुए। आप खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, इसमें सिंध पुलिस के कितने एहलकार शिरकत कर रहा है? देखिए, तादाद के हिसाब से तो यहाँ पे हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मतलब इस काम पे उनको ये असाइनमेंट दी गई है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट सक्खर और घोटकी लेफ्ट बैंक पे हैं और कश्मीर और शिकारपुर राइट बैंक पे हैं। तो इसमें हमारे जो डेडिकेटेड यूनिट्स हैं वो मतलब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं और कुछ हमारी मैन पावर जो हम चाहते हैं कि प्रोटेक्टिव बंद पे इनको डिप्लॉय करें तो वो वहाँ पे लग रहे हैं। तो एग्जैक्ट नंबर अगर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया 13,000 का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जो चारों डिस्ट्रिक्ट की मेनली जो मोस्ट ऑफ मैन पावर है वो इस काम पे लगी हुई है। आई साहब, इससे पहले भी इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च किए गए, नफरी होती है और रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है। क्या है जो इस बार डिफरेंट है? देखिए, बात यह कि इस दफ़ा नेचुरली ये इस तरह के ऑपरेशंस पहले भी हुए हैं, लेकिन ये कि ग्रैंड किस्म के ऑपरेशंस या मतलब इस तरह के ऑपरेशन जो किसी ऐसे एक्सेप्ट एरिया में किए जा सकते हैं वहाँ पे तो आप इसका ये नाम दे सकते हैं ग्रैंड किस्म का ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल टैक्टिक्स है पुलिस का वो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कि आपको इंटेलिजेंस मिले और वहाँ पे फिर आप रेड करें और वहाँ पे जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा स्मूथ और ऐसा टेरेन नहीं है जहाँ पे आप मतलब चलते जाएं और ये ऑपरेट करते जाएं। नेचुरली हमारे पास इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारे डाकुओं को पहले भी एलिमिनेट किया है, पकड़ा है और पुलिस बड़ा प्रोएक्टिवली होकर इस तरह काम कर रही है। लेकिन आपका मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो फुली इक्विप्ड हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर तक हैं, वो बख्तरबंद गाड़ियों तक को चीर देते हैं, वो इलाके की डायनामिक्स को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एज फार एज लॉजिस्टिक सपोर्ट इज कंसर्न, तो क्या आपकी जो नफरी है, पुलिस एहलकार है, वो भी उतने इक्विप्ड हैं या इनका मुकाबला करने की सलाहियत रखता है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कि आप देखें, मैं सिंध की मिसाल दूं कि इसी तरह का इशू यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में, मटियारी में, हाला में और फिर आगे खैरपुर, नौशेरा फेरोज, सक्खर में था। ये पुलिस ने इस तरह के एरियाज को ओपन अप किया और वहाँ पे जो डिकॉयर्स के गैंग थे उनको एलिमिनेट किया। तो ये अभी तो थोड़ा सा एरिया बच गया है, 4 डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में भी चंद पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस तरह से पुलिस अपनी एक्टिविटी कर रही है और गवर्नमेंट जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ऑपरेशन हमारा नाकाम होगा। लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा काम जिससे पुलिस का नुकसान हो जाए, डिमोरलाइजेशन हो, वो मुनासिब नहीं है। पुलिस मतलब बेस्ट पॉसिबल एफर्ट, कैलकुलेट मूव और बेस्ट स्ट्रेटजी पे जाएगी, तो मुझे यकीन है कि कामयाबी मिलेगी और हमारा मिनिमम नुकसान होगा। आई साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आपने सिंध गवर्नमेंट की बात की, जो पॉलिटिकल विल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले हमने देखा कि डॉक्टर रिजवान ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, बड़ी जामे रिपोर्ट थी एज फार एज सक्खर एंड शिकारपुर आर कंसर्न, लेकिन उनको तब्दील कर दिया गया, उस पर अमल दरामद तो बात की बात है, वो जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की उनको ही सैक किया गया। तो पॉलिटिकल विल मिल रही है आपको? उसमें ये तो ऐसी बात है जो मैं आपको इस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि देखिए, इसमें जितने भी डिक्वेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको नोटिफाई किया फॉर देयर अरेस्ट और फॉर एलिमिनेशन और उन पे हेड मनी रखी, और ये 275 है जो हमने प्रपोज किया, सारे के सारे उस तरह से गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई किया। फिर हमारी मैन पावर की जो शॉर्टेज थी ख़ासतौर पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में, वो हमने हर तरह से उनको कंपनसेट किया और वहाँ पे मैन पावर को पहुँचाया। हमने 2 बिलियन का असला और इक्विपमेंट खरीदने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रपोजल भेजा, गवर्नमेंट ने उसको फौरन अप्रूव किया। तो गवर्नमेंट तो नेचुरली जब हमारे बैक पे है तभी हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो नेचुरली हम ज़ाहिर फाइनेंसेस तो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं जो भरपूर तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी मेमन साहब, आईजी सिंध और आईजी पंजाब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इलेक्शन अबहाम ताहाल बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मामले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के एतराजात के बाद इदारे में वन मैन शो का कल्चर खत्म कराने के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दी जो कि कुछ तरमीम के बाद सदर से होता हुआ दोबारा असेंबली वापस पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही थी कि सदर ममलिकत की जानिब से मंजूरी ना मिलने के बावजूद यह बिल 20 अप्रैल तक नाफिज हो जाएगा, लेकिन यह बिल पहले लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस बजारिल अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल है। इसके अलावा जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा होंगे। हालिया दिनों में इख्तलाफी नोट लिखने वाले कुछ और सीनियर जजेस साहिबान इस लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 4 दरखास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गई थी, जिस पर अब यह बेंच तश्कील दिया गया है। अब 13 अप्रैल यानी कल दिन 11 बजे इस पर समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक ये इन बिल्स की नौबत उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए पंजाब और केपी इलेक्शंस के हवाले से हुक्म जारी किया। तनाज़ात से भरपूर समाअतों के बाद कुछ जजेस साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा और नोट लिखने को इसकी बुनियाद बनाते हुए हुकूमत ने यह बिल मंजूर किया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में बतौर इदारा वाज़ेह तकसीम दिखाई दी, लेकिन कल मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुलाकात के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि इदारे में मिल बैठकर बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर इस बेंच की तश्कील से जाहिर हो रहा है कि इख्तलाफात बहरहाल अपनी जगह बदस्तूर मौजूद हैं। कल चीफ जस्टिस और काजी फायज़ ईसा की मुलाकात को हुकूमती हलकों की जानिब से खुशाइद करार दिया गया। राना साहब ने इस हवाले से क्या कहा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सरबराह पिलडैड, सीनियर कॉलम नवीस, तज्जियाकार अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 है उसके ऊपर 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और फिर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर आइन इजाजत देगा तो इस असेंबली की मुद्दत भी बढ़ाई जा सकती है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है सर? बहुत शुक्रिया। देखें, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 232 है स्पेसिफिकली, 232(6) गालबन उसका जैली शेख, वो ये कहता है कि अगर आप इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन हो जाए तो उस सूरत में कौमी असम्बली ये फैसला कर सकती है कि वो अपनी मुद्दत में 1 साल का इजाफा कर ले। 5 साल की टर्म है तो उसको 6 साल तक बढ़ा सकती है वो। तो ये वो गालबन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे होंगे और जाहिर है उसकी कुछ शराइत हैं इमरजेंसी की। सर, कुछ ऐसे ही हालात को लेकर अभी प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग करने की बात हो रही है कि पंजाब में जो 14 मई की तारीख दी गई है वो नहीं होगी, केपी के अंदर भी अभी तक कोई डेट इस हवाले से सामने नहीं आ रही है। तो आपको लगता है कि यही ग्राउंड्स रखे जा सकते हैं अल्टीमेटली नेशनल असेंबली की मुद्दत को एक्सटेंड करने के लिए भी, और क्या काफी होंगे? देखिए, काफी होने का तयन 2 सतह पे होगा। एक तो असेंबली के अंदर होगा कि असेंबली वो रेजोल्यूशन मंजूर कर ले कि हमारी मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी जाए, और दूसरा अदालत में होगा जब सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज हो। तो माजी में जो इमरजेंसी प्रोविजंस रही हैं वो अमूमन अदालतों में विथस्टैंड नहीं कर सकी हैं। आपका तज्जिया क्या है? क्या आपको हालात इस जानिब जाते हुए दिखाई देता है? देखिए, मैं तो बहुत फ्रैंकली आपको अर्ज करूंगा कि सूरत हाल ये है कि अगर ये पोलराइजेशन इसी तरह रही और सियासी जमातों ने अपने दरमियान पोलराइजेशन को एड्रेस ना किया, और ये पोलराइजेशन इस वक्त जो है ये सियासी जमातों के दरमियान ही नहीं है। इमरान खान साहब तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी फरमाते रहे हैं, गुफ्तगू करते रहे हैं, इवन एज रिसेंट एज ए फ्यू डेज बैक। तो वो और फिर उनकी जमात के मुबैना तौर पे उनकी जमात के लोग जो बैरून मुल्क हैं वो आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काफी जहरीली किस्म की गुफ्तगू भी करते रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो फिर मुझे शक है कि ये अक्टूबर में भी इलेक्शन शायद ना हो पाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और जीतने की उम्मीद इस वक्त शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत ज्यादा है। वो फौरी तौर पर फिलफौर इलेक्शंस चाहते हैं। अगस्त में सर ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी और उसके बाद इंटरिम सेटअप आना है। अगर वाकई अक्टूबर में इंतखाबात कराने हैं नेशनल लेवल पे, इसका मतलब है कि अब ज्यादा दूर की बात नहीं है और ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो बहुत जल्द फैसला करना पड़ेगा। जहां तक पार्लियामान से करारदाद मंजूरी की बात है तो वो तो हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त पार्लियामान या हुकूमत और अदलिया भी एक हेड ऑन कोलिजन की सिचुएशन के अंदर है, कंडीशन में। जी हाँ, बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन मौजूद है। ये खलफिशार है और ये खलफिशार भी एक
अच्छा गुलाब साहब, मुझे क्विक शॉर्ट ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। I have to take a very quick short break। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। निकाह इद्दत में या शिद्दत में एक कंट्रोवर्सी जन्म ले गई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। रियासत मदीना के दाई और तकारीर में खुलफाए राशिदीन की मिसालें देने वाले इमरान खान ना दीनी और ना ही दुनियावी लिहाज से कोई मिसाल कायम कर सके हैं। उनकी ज़िंदगी सियासी और दीनी लिहाज से हमेशा तनाज़ात का शिकार रही है। इसमें एक तनाज़ा उनके मौजूदा निकाह से मुताल्लिक है, जिसके बारे में शुरू से यह भाम था कि उनका निकाह इद्दत के दौरान हुआ है, लेकिन तब सिर्फ मालूमात मौजूद थी, कोई वाज़ेह सबूत या गवाह मौजूद नहीं था। लेकिन कुछ अर्सा कबल उनका निकाह पढ़ाने वाले निकाह खान मुफ्ती सईद ने इकरार किया कि इमरान खान निकाह इद्दत के दौरान हुआ और उन्हें इस मुताल्लिक धोखे में रखा गया। बाद में मालूम होने पर दोबारा निकाह कर दिया गया। इमरान खान के निकाह को लेकर अब इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दरखास्त दायर की जा चुकी है और इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में निकाह खान मुफ्ती सईद ने अपना बयान कलमबंद करा दिया है। अपने बयान में निकाह खान का कहना था कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर राब्ता किया। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा कि मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। इमरान खान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना था। मुफ्ती सईद के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया और खातून से मैंने पूछा कि बुशरा बीबी का निकाह शरई तौर पर हो सकता है। बहरकैफ उनको धोखे में रखा गया और इद्दत के दौरान निकाह पढ़वाया गया। ये निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। इस बात का एतराफ़ खुद मुफ्ती सईद कर रहे हैं। पहले तो ये बयान हल्फी मौजूद, अब एक वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आ गया। वीडियो स्टेटमेंट प्रोड्यूसर प्लीज़ प्ले कर सकें। शिरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने निकाह हो चुका, तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। जो मुझसे कहा गया था नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ। मुफ्ती सईद की बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है कि उनकी जानिब से पढ़ाया गया निकाह मुतनाज़ हुआ हो। अब बात यहाँ तक आ गई है कि इमरान खान के निकाह खान मुफ्ती सईद ने 27 साल पहले भी 1996 में ऑपरेशन खिलाफत की नाकामी के बाद फौजी अदालत के सामने बयान दिया था। जिरा के दौरान अपनी सफाई में एक अहम वाकया भी बयान किया जो शायद उस वक्त अहम नहीं था। वो था जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद का दोबारा निकाह। फौजी अदालत में मुफ्ती सईद ने कहा कि मेजर जनरल एजाज अमजद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक के हवाले से मेरे पास आए थे और मेजर जनरल एजाज अमजद का केस प्रमोशन के लिए पेश होने वाला था। मेजर जनरल एजाज अमजद के कादियानी होने की वजह से उनकी शख्सियत के बारे में शुबात पाए जाते थे और जनरल एजाज अमजद का इसरार था कि उनकी अहलियत कादियानी है जबकि वो खुद मुसलमान है। चंद मुलाकातों के बाद मैंने उनको मशवरा दिया कि उनकी बीवी को मुसलमान हो जाना चाहिए और यह तय पाया था कि उनका निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक, मेजर जनरल तिरमजी, कर्नल अमजद इसके गवाह थे। मुफ्ती सईद खान के मुकम्मल बयान और जिरा का उर्दू तर्जुमा ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला की किताब ऑपरेशन खिलाफत 1995 में शाया भी किया गया। ये किताब ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला के बहावलपुर जेल में तफसीली इंटरव्यू पर मुश्तमिल है, जिसमें फौजी अदालत में होने बयान को भी शामिल किया गया। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि इमरान खान और रेहाम खान का निकाह भी दोबारा कराया गया। पहला निकाह खुफिया रखा गया, दूसरा जब पब्लिकली अनाउंस हुआ तो दोबारा आवाम की नज़र के सामने एक बार फिर से निकाह पढ़ा दिया गया। वो इटसेल्फ एक कंट्रोवर्शियल मामला था। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।